तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कहाँ पर होता है। इन सारी चीजों के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हेडिंग लगाया है हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो परिभाषा क्या होगी इसकी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। बात समझ में आ रही। मैंने क्या बताया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह श्रेणी क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे मानक, यहां पर लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव को, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्यारे बच्चों हम लोग ई नॉट से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में रखने पर, रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको नोट कर लेना होगा। तो ये चीज समझ में आया। अब प्यारे बच्चों, इसका एक श्रेणी है, ठीक है, उस श्रेणी को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, फिर इसके बाद उसके बारे में समझ करके हम लोग उपयोग को देखेंगे। ठीक है, तो इसको इतना नोट करो पहले। तो नोट कर लिया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आप श्रेणी में देखिए कि यहाँ पर जितने भी धातुएं हैं प्यारे बच्चों, उनको क्या किया गया है, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो जो ये श्रेणी प्राप्त हो रही है, यह श्रेणी हमारी क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो जैसे कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्यारे बच्चों जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 से शुरू हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो ऊपर की ओर डायरेक्शन दिया गया तीर का। तो इसका मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन के बाद यानी कि लोहा, जस्ता और ये इसके ऊपर जितनी भी धातु है, इनकी जो क्रियाशीलता होती है प्यारे बच्चों अधिक होती है। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण इनका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है प्यारे बच्चों वो क्या है, अधिक है। तो इसलिए इसको क्या किया गया है, एक बढ़ते क्रम में रखा गया है इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को। तो जो ये श्रेणी प्राप्त हो रही है प्यारे बच्चों, ये क्या कहला रही है, हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहला रही है। और फिर यहीं से हाइड्रोजन के नीचे आप देखिए, यानी कि कॉपर, पारा, ठीक है, और इसके बाद चांदी है और सोना है, इनकी जो क्रियाशीलता होती है प्यारे बच्चों क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, लेकिन इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण क्षमता अधिक होती है और इसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है और अपचायक क्षमता भी क्या होती है, इसकी अधिक होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको प्यारे बच्चों बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख रहा हूँ कि मानक शब्द जुड़ा है। तो ये मानक शब्द होता क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी हम विद्युत अपघट्य बनाएंगे, ठीक है, जैसे विद्युत अपघट्य का कोई एक विलयन लेकर के उसमें क्या करेंगे, एक बर्तन में रख करके एक कोई इन धातुओं का इलेक्ट्रोड डुबाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जब डुबाएंगे तो प्यारे बच्चों वहां पर जो मानक जो शब्द यानी कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मानक शब्द के लिए क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब है प्यारे बच्चों वो कितना होना चाहिए, 1 एटीएम होना चाहिए। ठीक है, और जो विलयन की जो सांद्रता है प्यारे बच्चों वो कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, और जो टेम्परेचर है यानी कि जो तापमान होना चाहिए प्यारे बच्चों वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
तो यही हमारा जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या कहलाता है, मानक शब्द कहलाता है, यानी कि मानक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस इलेक्ट्रोड पर अप्लाई होना चाहिए, तभी उसके बाद जो उनका विभव निकल करके आएगा वही हमारा क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक है, और इसमें प्यारे बच्चों आप मानक इलेक्ट्रोड विभव में देखो, एक चीज आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि एक बर्तन इस तरह से लेते हैं। ठीक है, और इस बर्तन में क्या करते हैं, कोई एक विद्युत अपघट्य का विलयन लगा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नली लगाते हैं। ठीक है, और ये नली की व्यवस्था कुछ इस तरह से की जाती है। इसके अंदर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जिंक की जो प्लेटिनम की धातु की तार लेते हैं। ये प्लेटिनम की धातु की तार रहेगा और ये प्लेटिनम धातु की चकती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको लटका देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड उपयोग करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो प्यारे बच्चों ये जो प्लेटिनम की जो धातु होती है ये क्या करती है, हाइड्रोजन गैस के अणु को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से यही प्लेटिनम की धातु क्या किसका इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगती है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगती है। और इसका जब विभव आता है प्यारे बच्चों तो वो क्या होता है, जीरो आता है। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जीरो होता है। तो जब प्यारे बच्चों हमें क्या करना होता है, किसी अन्य धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, तो इसी के समान यानी कि इसी के बराबर में रख करके कोई हम अन्य धातु, जैसे मान लेते हैं कि इसमें से हमें मान लीजिए लिथियम धातु का इलेक्ट्रोड विभव पता करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें कोई एक विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं, और इस विद्युत अपघट्य विलयन में हम क्या करते हैं, जैसे लिथियम धातु की छड़ इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तार द्वारा इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और इसकी यानी कि उदासीनता बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लवण सेतु का उपयोग कर देंगे। ठीक है, तो जब लवण सेतु का उपयोग कर देंगे तो अब इसमें जो इलेक्ट्रोड विभव होता है प्यारे बच्चों, इस वोल्टमीटर में हमें पता चल जाता है कि इस लिथियम धातु का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्यारे बच्चों हम लोग उपयोग इसलिए करते हैं कि किसी अन्य धातु का इलेक्ट्रोड विभव कितना है उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन हमें तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने बेसिक चीज थी इसको बता दिया। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि ये जो धातुएं हैं, ठीक है, ये सभी जो धातुएं हैं, इन सभी धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव हम किसके द्वारा पता करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव द्वारा पता करते हैं। उनके समांतर में क्या करते हैं, उस धातु के इलेक्ट्रोड को उपयोग करके जोड़ देते हैं, और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर हमें वोल्टमीटर में पता चल जाता है कि उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कितना है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए इस श्रेणी को, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को देखिए तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। तो अब इसका क्या करना है कि इसके ऊपर जितनी भी धातुएं होंगी उन सभी धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव बढ़ते क्रम में रखा गया है। पहले लोहा है यानी Fe, फिर जिंक है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो जो सबसे ऊपर होता है प्यारे बच्चों इसकी सबसे क्रियाशीलता अधिक होती है, और जो सबसे नीचे है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो इस श्रेणी में सोना जो है सबसे नीचे है, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी, और यहाँ पर लिथियम आप देख रहे हो तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी क्योंकि ये सबसे ऊपर है। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वहां पर मैंने बताया था कि जब ये कोई प्रिज्म होती है, ठीक है, तो इस प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो ये अपने 7 रंगों में क्या होती है, बट जाती है। ठीक है, 7 रंगों में बट जाती है। तो यही जो प्यारे बच्चों जो क्रम प्राप्त होता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर रेड कलर प्राप्त होता है और सबसे नीचे हमें बैगनी यानी कि वायलेट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर होता है उसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे नीचे होता है उसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो वही चीज यहाँ पर समझिए कि इनकी भी क्रियाशीलता अगर देखा जाए तो इस मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा होती है उसकी क्रियाशीलता वो क्या होती है, सबसे ऊपर होती है। तो इस श्रेणी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो क्रम वाइज हमें जो श्रेणियां प्राप्त हुई है हमारी क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी है, और यहाँ पर रंग प्राप्त हुए थे इसको हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पर जो सबसे नीचे होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सोना है सबसे नीचे, तो इसका मतलब कि इसकी जो क्रियाशीलता है धातु की सोने की वो बहुत कम होती है। और यहाँ पर देख रहे हो जो रेड कलर सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब कि धातु जो लिथियम है वो सबसे ऊपर है इस श्रेणी में। तो इसका मतलब कि इसका जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो इसका मतलब कि इस लिथियम धातु का क्या होगा, क्रियाशीलता अधिक होगी। तो यहाँ पर आपको श्रेणी में देखिए लिखा गया भी है कि कैल्शियम, सोडियम, ठीक है,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक बराबर करके लिखा गया है अधिक क्रियाशीलता, यानी कि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। और दूसरे पॉइंट में बताया गया इनकी अपचायक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए नीचे कहा गया है कि कॉपर है, ठीक है, और इसके बाद चांदी है, पारा है और सोना है, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कम क्रियाशीलता, यानी कि इन धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, लेकिन ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ये क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग समझ लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, तो इसको आप नोट करो। तो बच्चों अब हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा रखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग दो तरह के उपयोग होते हैं। पहला जो है धातुओं की धनायन बनाने की प्रवृत्ति, यानी कि धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति कहाँ से आती है, जब उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही धनायन बनाने की प्रवृत्ति को उतना ही अधिक क्षमता रखती हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक होता है उस धातु के धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी कि जिस धातु का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा होता है उतना ही धनायन बनाने की प्रवृत्ति उतना ही अधिक रखती है। जैसे कि आप श्रेणी में देखे थे कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव क्या था, शून्य था, तो उसके ऊपर की जितनी भी धातुएं थी उनका क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव उतना ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वो जितना जैसे जैसे उनका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। बात समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं दूसरा इसका उपयोग। दूसरा उपयोग हेडिंग लगाया गया है कि एक धातु से दूसरी धातु द्वारा विस्थापित करना। प्यारे बच्चों क्या होता है इसमें कि एक धातु क्या होती है, दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है। कैसे कि जो अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो कम क्रियाशील को धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि आपने श्रेणी में देखा था कि जो हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी भी धातुएं थी उनका क्रियाशीलता क्या उतना ही अधिक था, और हाइड्रोजन के नीचे की जितनी भी धातुएं उनकी क्रियाशीलता कम है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो प्रबल क्रियाशील जो धातुएं हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को क्या करती है, विस्थापित कर देती हैं। बात समझ में आ रही। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि श्रेणी में धातुएं ऊपर है, श्रेणी में धातुएं क्या है, जो अधिक क्रियाशील जो धातुएं वो श्रेणी में ऊपर दर्शाया गया है। कह रहा है कि वे जो धातुएं होती है यानी कि जो ऊपर श्रेणी में यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो उनको कह रहा है कि वे धातुएं नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देती है। यानी कि जो हाइड्रोजन के ऊपर की जो जितनी धातुएं हैं प्यारे बच्चों वो क्या करती है कि हाइड्रोजन के नीचे वाली जो कम क्रियाशील धातुएं उनको क्या करते हैं, ये विस्थापित कर देती है। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि श्रेणी में धातुएं ऊपर है, वे धातुएं नीचे वाली धातुओं को क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं CuSO4 प्लस Ca, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट लिया और यहाँ पर कैल्शियम धातु लिया। तो ये कैल्शियम प्यारे बच्चों जो होती है ये अधिक क्रियाशील धातु होती है, बाकी जो कॉपर होता है यानी कि ये हमारा क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, इस यानी कि जो कैल्शियम इसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो ये आपका बन जाएगा CaSO4 प्लस Cu, यानी कि कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये जो अधिक क्रियाशील धातु है प्यारे बच्चों वो कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको आप नोट कर लो पहले, ठीक है। तो नोट कर लिया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज की जो हमारी जो टॉपिक थी वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी तरह से आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।